घनी काली अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादलों का डेरा था जो किसी आने वाली भयानक मुसीबत का संकेत दे रहे थे। यह कहानी है बिलासपुर नाम के एक गांव की। हर गांव की तरह बिलासपुर के सीने में भी कई गहरे राज दफन थे, लेकिन आज की रात एक ऐसा राज बाहर आने वाला था जो किसी की भी रूह कंपा दे। रात के 12 बज चुके थे। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। दूसरे गांव का एक व्यापारी जिसका नाम रमेश था, अपनी बैलगाड़ी को तेजी से दौड़ा रहा था। उसके सामने का रास्ता बिल्कुल सुनसान और डरावना था। अचानक मौसम ने करवट ली और एक जोरदार तूफान आ गया। आसमान में बिजली ऐसे कड़कने लगी जैसे धरती को फाड़ देगी। रमेश की आंखों के सामने अब अंधेरा छा गया था। उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बिजली की चमक में उसे दूर एक घना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। रमेश ने मन ही मन सोचा, यह तूफान तो बहुत खतरनाक है। मुझे थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे रुक जाना चाहिए। इतनी तेज बारिश और अंधेरे में घर तक पहुंचना नामुमकिन है। यहां तो दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा। रमेश पेड़ के नीचे रुक गया। कुछ देर बाद तूफान थोड़ा थमता हुआ लगा और बारिश की रफ्तार कम हो गई। रमेश ने राहत की सांस ली। चलो, शुक्र है तूफान रुका। अब मुझे जल्दी निकलना चाहिए। वह दोबारा अपनी बैलगाड़ी में बैठा और आगे बढ़ा, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसे एहसास हुआ कि अंधेरे और तूफान की वजह से वह रास्ता भटक चुका है। वह गाड़ी से नीचे उतरा और परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे घने अंधेरे में एक आदमी पैदल चलता हुआ दिखाई दिया। रमेश हैरान रह गया। अभी तो यहां कोई नहीं था। अचानक ये आदमी इतनी सुनसान जगह पर इस तूफानी रात में कहां से आ गया? रमेश का दिल थोड़ा घबराया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह आदमी उसे सही रास्ता बता दे। रमेश ने जोर से आवाज लगाई, सुनिए भाई साहब, भाई। आवाज सुनकर वह आदमी रमेश के पास आया। उस आदमी का चेहरा शांत, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। क्या हुआ भाई? इतनी रात गए इस वीराने में क्या कर रहे हो? मैं शहर से आ रहा था, लेकिन तूफान की वजह से रास्ता भटक गया हूं। मुझे अपने गांव वापस जाना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रमेश की बात खत्म ही हुई थी कि आसमान फिर से गरजने लगा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखो भाई, बारिश फिर से तेज हो गई है। अगर तूफान आ गया तो तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा घर पास में ही है, तुम आज रात वहीं रुक जाओ। सुबह होते ही चले जाना। वैसे भी यह रास्ता श्रापित है। जो भी रात को यहाँ भटकता है वह मुश्किल से ही घर पहुँच पाता है। उसकी बातें सुनकर रमेश को थोड़ा अजीब लगा। उसे उस आदमी के पास से किसी जली हुई चीज की तीव्र गंध आ रही थी। हैरानी की बात यह थी कि आसपास न तो कोई आग थी और न ही धुआं। सिवाय उस आदमी के वहां कोई नहीं था। फिर भी रमेश ने सोचा कि तूफान में फंसने से अच्छा है कि इसके घर चला जाए। ठीक है, हम बैलगाड़ी से चलते हैं। वैसे भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम है। और तुम्हारा? मेरा नाम रमेश है। दोनों बैलगाड़ी में बैठकर चल दिए। रास्ते भर रमेश को एक भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई अनजानी शक्ति उनके साथ सफर कर रही हो। सन्नाटे को चीरती हुई बैलगाड़ी श्याम के घर तक पहुंच गई। ये मेरा घर है। बैलगाड़ी को सामने वाले पेड़ के नीचे खड़ी कर दो, नहीं तो जानवर बीमार पड़ जाएंगे। एक अजीब घटना घटी। जो तूफानी बारिश अभी तक कहर ढा रही थी, वह श्याम के घर के आंगन में कदम रखते ही अचानक बंद हो गई। रमेश ने आसमान की ओर देखा और हैरान होकर सोचा, यह कैसे हो सकता है? अभी तो प्रलय जैसी बारिश थी और अब एकदम सन्नाटा। क्या सोच रहे हो? अंदर आओ। कुछ नहीं, बस मौसम का मिजाज देख रहा था। घर अंदर से बेहद पुराना और सादा था। रमेश ने पूछा, आप यहां अकेले रहते हैं? परिवार वाले कहां हैं? श्याम की आंखों में एक दर्द
और गुस्सा दोनों तैर गया। पहले परिवार था, अब मैं अकेला हूं। मुझे अकेलेपन की आदत हो गई है। श्याम अंदर गया और कुछ फल लेकर आया। ये लो, फल खाकर यहीं चारपाई पर सो जाओ। मैं बाहर सोता हूं, मुझे खुले में सोने की आदत है। यह कहकर श्याम बाहर अंधेरे में चला गया। रमेश ने फल खाए, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। उसे लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है वह सामान्य नहीं है। थकान के कारण उसकी आंख लग गई। तभी आधी रात को रमेश के कानों में किसी औरत की भयानक चीख गूंजी। रमेश हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने देखा कि आंगन में एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा और शरीर बुरी तरह जला हुआ था और वह भयानक दिख रही थी। रमेश डर के मारे कांपने लगा। वह औरत हवा में ओझल हो गई। रमेश जान बचाकर भागता हुआ बाहर आया, जहां श्याम एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा था। श्याम, मैंने अंदर एक औरत को देखा। उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। श्याम ने बिना किसी भाव के कहा, तुम्हें वहम हुआ होगा। तुम थक गए हो, इसलिए ऐसा लग रहा है। डरो मत, यहां कुछ नहीं है। चलो, तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। रमेश का गला सूखा जा रहा था, लेकिन वह सुनने लगा। ये बात आज से 50 साल पहले की है। इसी गांव में किशन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। किशन अपनी पत्नी कमला से बहुत प्यार करता था। कमला गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही किशन की बर्बादी बन गई। गांव के ठाकुर का बेटा कमला पर बुरी नजर रखता था। किशन को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। एक दिन किशन काम के सिलसिले में शहर जा रहा था। उसने कमला से कहा कि उसे लौटने में 2-3 दिन लगेंगे। लेकिन स्टेशन पहुंचकर उसे पता चला कि ट्रेन रद्द हो गई है। किशन उसी रात वापस घर लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी कमला और ठाकुर का बेटा अंदर हंस हंसकर बातें कर रहे हैं। कमला उस गुंडे को पसंद करती थी और किशन से शादी सिर्फ मजबूरी में की थी। श्याम की आंखों में अब अंगारे दहक रहे थे। यह देखकर किशन का खून खौल उठा। गुस्से में उसने बाहर से दरवाजा बंद किया और अपने ही घर में आग लगा दी। कमला और ठाकुर का बेटा अंदर ही जलकर राख हो गए। लेकिन जब ठाकुर को पता चला कि किशन ने उसके बेटे को मारा है तो उसने किशन को पकड़ लिया। ठाकुर ने किशन को इसी पेड़ से बांधा और पूरे गांव के सामने उसे जिंदा जला दिया। रमेश यह सुनकर सन्न रह गया। उसने डरते हुए कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ किशन के साथ, लेकिन आप ये सब इतनी बारीकी से कैसे जानते हैं? इतना सुनते ही श्याम का चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा गलने लगी और देखते ही देखते वह एक कंकाल में बदल गया। क्योंकि मैं ही किशन हूं। मैं अपना रूप बदलकर यहां से गुजरने वालों को अपनी कहानी सुनाता हूं, क्योंकि उस रात किसी ने मेरा दर्द नहीं सुना था। अब मेरी आत्मा यहीं भटकती है। रमेश की रूह कांप गई। वह अपनी बैलगाड़ी की तरफ भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उसने जिस औरत को देखा था वह कमला की आत्मा थी और वह आदमी किशन का भूत। रमेश किसी तरह जान बचाकर वहां से निकला। बिलासपुर की वह तूफानी रात रमेश को जिंदगी भर याद रही और उस दिन के बाद वह उस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं गया।